हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सिंघई फिर से आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और आज के इस वीडियो में हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी तक इस चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया कि भाई फ्रांस कैसे एक नेशन बना, है ना। तो हमने 1848 से चैप्टर की शुरुआत की थी फ्रेडरिक सोरियू की पेंटिंग से, है ना। और अब हम फिर से वहीं पहुंच गए थे 1848 पर कि फ्रांस में फाइनली 1848 में एक रेवोल्यूशन हुआ और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। ठीक है। और बाकी की जो भी कंट्रीज़ हैं यूरोप की, वहाँ पर भी ऐसे रेवोल्यूशंस हो रहे थे, क्योंकि हमने ड्यूक मेटरनिच का स्टेटमेंट पढ़ा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो फ्रांस तो नेशन बन चुका है, लेकिन जर्मनी भी उसी रास्ते पे चल रहा है, इटली भी उसी रास्ते पे चल रहा है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जर्मनी और इटली कैसे नेशंस बने। लेकिन हमने अभी भी ये देखा कि एक बहुत बड़ा चेंज हमको देखने मिलता है 1848 से। यूरोप में जो नेशनल मूवमेंट चल रहे थे उनमें क्या चेंज आया कि 1848 तक रेवोल्यूशनरीज और जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो ये मूवमेंट्स चला रहे थे। लेकिन अब ये चेंज आता है कि ये जो नेशन बिल्डिंग का काम है ये कंजर्वेटिव्स करने लगे। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा कैसे। ये हम समझेंगे जर्मनी और इटली के एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि 1848 में जो यूरोप में नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे उनमें क्या चेंजेस देखने मिला हमको। तो हम क्या चेंजेस देखते हैं कि ये जो नेशनलिज्म था इट मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन, एंड nationalist sentiments were often mobilized by whom? Conservatives। ठीक है, ये चेंज हमको देखने को मिलता है कि कंजर्वेटिव्स जो हैं अब ये इन नेशनल मूवमेंट्स को चला रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कंजर्वेटिव्स नेशनलिज्म को बढ़ावा कैसे देने लगे। डेफिनेटली इसमें इनका कोई फ़ायदा होगा तभी ऐसा कर रहे हैं। तो क्या फ़ायदा था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है अलग से, एक आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है ना। तो क्या फ़ायदा था इनका, इससे उनकी पावर बढ़ेगी, एम्पायर बढ़ेगा, है ना। तो ये जो प्रमोशन कर रहे थे ना ये नेशनलिज्म का, ये क्यों कर रहे थे? अपनी स्टेट पावर को बढ़ाने के लिए और पूरे यूरोप में पॉलिटिकल डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए। इन दो चीज़ों के लिए ये लोग नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, अब भाई सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, हमको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना पड़ेगा, और इसीलिए हम जर्मनी का और इटली का एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे। जर्मनी अभी हमने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में, है ना। तो जर्मनी और इटली इन दोनों के एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे ये दोनों नेशंस बने, कैसे इनका यूनिफिकेशन हुआ। क्योंकि पहले ये जो दोनों कंट्रीज़ थी ना ये बहुत सारे छोटे छोटे से किंगडम्स में डिवाइडेड थी, है ना। लेकिन ये जो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं कि कंजर्वेटिव्स अब नेशनलिज्म की फीलिंग ला रहे हैं लोगों में, ये हम जर्मनी और इटली के एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे ये यूनिफाई हुई और एक नेशन बनी। अब जर्मनी का एग्जाम्पल लेते हैं पहले, क्योंकि अभी हमने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में? कि जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने पावर गेन कर ली थी, अपनी एक असेंबली बना ली थी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश करना चाहते थे वो जर्मनी में। लेकिन ये जो लिबरल इनिशिएटिव था मिडिल क्लास का, ठीक है, जो 1848 में हुआ था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के रूप में, इसको जर्मनी में जो मोनार्क था उसने आर्मी की ब्यूरोक्रेसी की मदद से और जंकर्स की मदद से ख़त्म कर दिया था। अब ये जंकर्स कौन होते हैं? जंकर्स जो है ना ये प्रूशिया के जो रिच लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उनको कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ हमको याद रखना है कि ये जो लिबरल इनिशिएटिव था नेशनल बिल्डिंग के लिए, इसको रिप्रेस कर दिया था किस किस ने? कंबाइंड फोर्सेस किस किस की थी? मोनार्की, मिलिट्री एंड सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ओनर्स हु वर कॉल्ड जंकर्स। ठीक है, ये प्रूशिया के जो लैंड ओनर्स थे इनको पर्टिकुलरली जंकर्स कहा जाता था। इनकी मदद से मोनार्की ने और मिलिट्री ने ये लिबरल इनिशिएटिव ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ से नेशन बिल्डिंग की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? प्रूशिया के लीडर्स के ऊपर आ गई। प्रूशिया के किंग की तरफ से ऑटो वान बिस्मार्क नाम के जो उनके चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर का नाम क्या था? ऑटो वान बिस्मार्क। ये नाम याद रखना है, क्यों? क्योंकि इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन नेशन।
यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, हु इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन नेशन, है ना। तो ओटो वन बिस्मार्क जो कि प्रूशिया के किंग के चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने जर्मनी को एक नेशन बनाया। कैसे बनाया, किसकी हेल्प से बनाया? तो भाई आर्मी की हेल्प ली और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ली। ब्यूरोक्रेसी में पहले भी बता चुका हूँ, ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? जो टॉप लेवल के गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो कहलाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। तो आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से इन्होंने ऐसा किया और इसके लिए इनको 3 वॉर्स लड़नी पड़ी ओवर 7 ईयर्स, ठीक है। 7 साल में 3 वॉर्स लड़ी। किस किस के साथ? 3 कंट्रीज के साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। इन तीनों कंट्रीज से वॉर लड़ने के बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ फाइनली जनवरी 1871 में। ये ईयर फिर से मार्क करें भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है यूरोपियन हिस्ट्री में, 1871, ठीक है। जनवरी 1871 में प्रूशिया के जो किंग थे विलियम फर्स्ट, ही वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड जर्मनी, ठीक है। वर्सेल्स में, अपन पहले भी वर्सेल्स के बारे में जानते हैं, पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, ठीक है। वर्सेल्स में क्या हुआ, बहुत ही ठंड का टाइम होता है जर्मनी, हम जानते हैं, जनवरी जो होता है बहुत ही ठंड का टाइम होता है। और 18 जनवरी 1871 को जर्मनी के जितने भी जो किंग्स एंड प्रिंस वगैरह थे वो सब एक जगह इकट्ठे हुए। कहाँ पर इकट्ठे हुए? वर्सेल्स में जो हॉल ऑफ मिरर्स है ना, वर्सेल्स में जो पैलेस है, उस पैलेस में जो हॉल ऑफ मिरर्स है वहाँ पर ये सब इकट्ठे हुए और काइसर विलियम फर्स्ट को इन्होंने अपना किंग माना, ठीक है। उनको ऐसा कह सकते हैं उनकी ताज पोशी की गई यहाँ पर, है ना, 1871 में, 18 जनवरी 1871 को, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट लोग थे उस समय वहाँ पर, सारे मिनिस्टर्स, सारे जो आर्मी के चीफ थे, ओटो वन बिस्मार्क जो उनके चीफ मिनिस्टर थे, और जो जर्मन हमने पढ़ा था ना 39 स्टेट्स की जर्मन कॉन्फेडरेसी थी, है ना, वो सारे हेड्स जो थे वो सब यहाँ पर इकट्ठे हुए पैलेस ऑफ वर्सेल्स में जो हॉल ऑफ मिरर्स है वहाँ पर। अब इनको इतनी जल्दी थी कि इन्होंने इंतज़ार भी नहीं किया कि उस हॉल ऑफ मिरर्स में इतनी ठंड के मौसम में कुछ हीटिंग का इंतज़ाम भी किया जाए, है ना। अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स था और वहाँ पर ये सब इकट्ठे हुए और उन्होंने जर्मनी को, काइसर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का किंग प्रोक्लेम कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही जर्मनी यूनाइटेड हो गया है ना, प्रूशिया बाकी की सारी जर्मन स्टेट्स के साथ मिलकर अब क्या बन गया है? जर्मनी, ठीक है। तो देखो जर्मन यूनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है मैक्सिमम एग्जाम्स में। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली पूछा जाता है, ठीक है। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बहुत ही सिंपल, 3-4 पॉइंट्स में ही खत्म हो जाता है अपना। पहला पॉइंट क्या बताते हैं कि ओटो वन बिस्मार्क जो प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर थे उनको हम आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन नेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये, उन्होंने कैसे किया? आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से किया। तीसरा पॉइंट क्या किया उन्होंने भाई? 3 वॉर्स लड़ी ओवर 7 ईयर्स विद 3 कंट्रीज, ऑस्ट्रिया, ठीक है, डेनमार्क एंड फ्रांस, ठीक। तो ये याद रखना है अपन को। और फाइनली 1871, 18 जनवरी 1871 को काइसर विलियम फर्स्ट was proclaimed the king of united Germany। ऐसे पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना है, ठीक है। एग्जाम में आप ऐसे पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तरीका समझ लीजिए, देख लेना बेटा। एग्जाम में जो आप परफॉर्मेंस देते हैं उसमें आपकी मेहनत ज़्यादा होती है। मैं आपको क्या कर सकता हूँ? गाइड कर सकता हूँ, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, किताब नहीं उठाएंगे, याद रखना वीडियो देख के आपको समझ में तो आ जाएगा कि किताब में क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब तक आप उस किताब को रीड नहीं करेंगे तब तक आप एग्ज़ाम में ठीक से आंसर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किस लैंग्वेज में हमें आंसर करना है, ठीक है ना। इसीलिए बुक रीड करना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को देखने के बाद बुक ज़रूर रीड कीजिएगा। जो क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ उन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथमेटिक्स में ही प्रैक्टिस करनी होती है, सोशल साइंस में भी क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखे जाते हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाने के बाद भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो अच्छे मार्क्स चाहिए हैं तो प्रैक्टिस कीजिए। सोशल साइंस में भी जो क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उनके आंसर लिखकर आप देखिए, ठीक है। आप चाहें तो आप जो आंसर लिख रहे हैं वो आप
इस वीडियो की जो चैट बॉक्स है उसमें भी ड्रॉप कर सकते हैं। मैं उस आंसर को चेक करके आपको बताऊंगा कि आपने सही लिखा है कि नहीं, या यदि आपको कुछ तरीका होगा कि नहीं भाई आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखना है, तो मैं वो आपको चीज़ें बताऊंगा। ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और आ भी जाएंगी तो आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे। ठीक है ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डाउट्स भी आएंगे, और वो डाउट्स भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमको कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि भाई 1848 से कंजर्वेटिव्स नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, और उसमें हमने जर्मनी का एग्जाम्पल ले लिया है। अब जर्मनी जैसी बन गया ना, मतलब प्रूशिया जो है वो जर्मनी बन गया। ठीक है। अब ये जो जर्मनी यानी कि प्रूशिया जो था ना, प्रूशिया में जो चीज़ें पहले इंप्लीमेंट हो चुकी थी वही सारी चीज़ें बाकी के जर्मनी में भी इंप्लीमेंट हो रही थी। क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी प्रूशिया में इंप्लीमेंट हो चुकी थी, हम देखते हैं कि भाई मॉडर्नाइजिंग करेंसी, यानी कि जो प्रूशिया था उसने अपनी करेंसी को ऑलरेडी मॉडर्नाइज कर लिया था, अब यहाँ पर करेंसी को मॉडर्नाइज किया जा रहा है बाकी के हिस्सों में। ठीक है। बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जा रहा था, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जा रहा था जर्मनी के बाकी के हिस्सों में। ठीक है। यानी कि प्रूशिया जो है ना वो मॉडल बन गया बाकी के पूरे जर्मनी के लिए, है ना। तो प्रूशियन मेजर्स जो थे एंड प्रैक्टिसेस दे बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। ठीक, बहुत सिंपल सा है, बट बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, पॉइंट वाइज लिखो, 4-5 पॉइंट में पूरा आंसर आपका कवर हो गया। ठीक है। 5 मार्क्स से ज़्यादा का आपको क्वेश्चन आना नहीं है ना। आईसीएसई बोर्ड तो है नहीं कि जहाँ पर 10 मार्क का क्वेश्चन होगा, 3-3 और 4 मार्क में डिवाइड कर दिया। ये तो आपको सीबीएसई में 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल आने हैं, है ना। 4 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आपको केस स्टडी बेस्ड होगा, और 1 मार्क में आपको एमसीक्यू आएंगे। तो आपको 2, 3 और 5 मार्क्स के हिसाब से इस चैप्टर के ये जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेकिंग ऑफ जर्मनी या हाउ जर्मनी बिकेम अ नेशन, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो आपको 2 मार्क में उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो भी आना चाहिए, 3 मार्क में कैसे लिखना है वो भी आना चाहिए, और 5 मार्क में कैसे लिखना है वो भी आना चाहिए। ठीक है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक। अब हम बात करते हैं इटली की। इटली कैसे यूनिफाइड हुआ। इटली भी बहुत छोटे छोटे से किंगडम्स में डिवाइडेड था। स्पेसिफिकली देखा जाए तो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। ठीक है। और इन 7 में से सिर्फ एक ही ऐसी स्टेट थी जिस पर एक इटालियन डायनेस्टी रूल करती थी, और वो थी सार्दिनिया पेडीमाउंट। ठीक है। ये जो सेवोय सार्दिनिया लिखा हुआ ना, ये सार्दिनिया पेडीमाउंट, यहाँ पर एक इटालियन डायनेस्टी रूल करती थी। बाकी का ये जो इटली दिख रहा है ये सारा जो छोटे छोटे से किंगडम्स में डिवाइडेड था। ठीक है। इसमें से ये जो नॉर्थ है ये किसके कब्जे में था, ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। सेंट्रल इटली पर पोप रूल करता था, और साउथ इटली पर किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज जिसे कहा जाता था, यहाँ पर स्पेनिश बॉर्बन डायनेस्टी रूल किया करती थी। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको याद रखना है, यहाँ से आपको एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है। क्या क्या याद रखना है अपन को, यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं कि कौन कहाँ पर रूल कर रहा है। ठीक है। नॉर्थ किसके अंडर है, ऑस्ट्रिया में जो हैब्सबर्ग एम्पायर है उसके अंडर में है। सेंटर में कौन रूल कर रहा है, पोप रूल कर रहा है। साउथ रीजन में कौन रूल कर रहा है, बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। ठीक है। अब ये जो डिवाइडेड एक किंगडम है इसको यूनाइट करने की कोशिश की जा रही है ना, अलग अलग लोग कर रहे हैं। ठीक है। हालांकि इसमें नेशनलिज्म वाली कोई बात अभी फ़िलहाल नहीं थी, लेकिन हमने गियुसेप्पे मैज़नी के बारे में पढ़ा कि उन्होंने यूनाइट करने की कोशिश की। हालांकि इटालियन लैंग्वेज के बारे में यहाँ बताया है, जैसे कि हम फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच को प्रमोट किया जा रहा था क्योंकि पूरे में नहीं बोली जाती थी फ्रांस में। वैसे ही यहाँ पर इटालियन लैंग्वेज जो है ना वो कॉमन फॉर्म नहीं था, मतलब सब लोग इटालियन लैंग्वेज में बात नहीं करते थे। बहुत सारे रीजनल और लोकल वेरिएशंस थे इटालियन लैंग्वेज में भी, और भी बहुत सारे डायलेक्ट्स में लोग बात कर रहे थे। ठीक है। लेकिन इटली को एक नेशन बनाने की कोशिश हमने देखा फिर से कौन कर रहा है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में, गियुसेप्पे मैज़नी के बारे में, जिन्होंने 1830s में ये कोशिश की, भरपूर कोशिश करी। 1830 में 31 में भी करी, 1834 में भी करी, 1848 में भी करी। बार बार इन्होंने जर्मनी को यूनाइट करने की इटली को यूनाइट करने की कोशिश करी, लेकिन वो फेल हो गया। या ऐसा कहें, देखो ये भी तो एक लिबरल नेशनलिस्ट थे, रेवोल्यूशनरी थे,
रेवोल्यूशनरी थे। तो हमने पढ़ा कि 1848 के पहले कौन कर रहा था, रेवोल्यूशनरीज कर रहे थे नेशन बिल्डिंग का काम। तो 1848 तक तो इन्होंने बहुत बार कोशिश करी। हमने पढ़ा था कि इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ भी बनाई थी। अब वो सीक्रेट सोसाइटीज़ के नाम हम पढ़ चुके हैं, यंग यूरोप एंड यंग इटली। तो मैजनी जो थे इन्होंने एक इटालियन रिपब्लिक बनाने की कोशिश करी और इसके लिए सीक्रेट सोसाइटीज़ भी बनाई जिनके नाम थे यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है। लेकिन उनके जो रेवोल्यूशन थे 1831 और 1848 के, ये फेल हो गए। और जैसे ये रेवोल्यूशंस फेल हुए तो अब इटली को यूनाइट करने की जिम्मेदारी किसके पास आ गई, इटली सार्डिनिया पेडीमाउंट के जो किंग थे विक्टर एमानुएल सेकेंड, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई कि भाई अब इटली को यूनिफाई कौन कर सकता है। सार्डिनिया पेडीमाउंट में जो इटालियन किंग रूल कर रहे हैं जिनका नाम है विक्टर एमानुएल सेकेंड। लेकिन ये कैसे करेंगे, थ्रू वॉर्स। लेकिन क्यों करेंगे, अभी हमने पढ़ा था अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ाने के लिए, स्टेट की पावर बढ़ाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर भी हम याद रखेंगे क्यों ये चाह रहे थे कि ये इटली को यूनाइट कर लें। इनका रीज़न क्या था, मेन सेम चीज़, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। इन चीज़ों के लिए ऐसा कर रहे थे। अब राजा क्या करता है, अपने सिपाहियों के थ्रू, अपने जो चीफ मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनके थ्रू ये काम करता है। तो इनके भी चीफ मिनिस्टर थे कैवोर, ठीक है। इन्होंने नॉर्थ इटली को यूनिफाई किया। नॉर्थ इटली को इन्होंने कैसे यूनिफाई किया, हम जानते हैं कि पहले भी पढ़ा हमने अपने वीडियोस में कि जो यूरोप में जो भी एलिट्स हुआ करते थे वो ब्यूरोक्रेसी के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, फ्रेंच, है ना। तो ये कैवोर महाशय जो थे ये थे तो इटालियन, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज थी इनकी इटालियन से ज़्यादा फ्रेंच लैंग्वेज पर ज़्यादा कमांड थी। तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस के साथ एक अलाइंस बनाया और नॉर्थ में जो पार्ट था जो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था, ऑस्ट्रिया पर इन्होंने अटैक किया कैवोर ने, ठीक है। तो फाइनली इन्होंने अटैक किया ऑस्ट्रिया पर और 1859 में इन्होंने नॉर्थ इटली को यूनिफाई कर दिया, ऑस्ट्रिया को हराकर विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, ठीक। किसने ये अलाइंस बनाया, कैवोर ने अलाइंस बनाया, ठीक है। अब इनके अलावा एक और व्यक्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट थे इन दो के अलावा, एक तो हमने गिउसेप्पे मैजिनी के बारे में पढ़ा, वो तो फेल हो गए थे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने लोगों में कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग लाई, नेशनलिज्म की फीलिंग लाई, भले ही फेल हो गया हो। उनके ही एक शागिर्द कह सकते हैं अपन जो थे, जिनका नाम था गिउसेप्पे गैरीबाल्डी। अब ये जो गिउसेप्पे गैरीबाल्डी है ना, पहले तो ये रेवोल्यूशनरी थे, लेकिन बाद में ये किसके साथ मिल गए, विक्टर एमानुएल सेकेंड यानी कंजर्वेटिव्स के साथ मिल रहे। क्यों, क्योंकि इनका मेन टारगेट क्या था, इटली का यूनिफिकेशन, ठीक है। तो नॉर्थ इटली को तो किसने यूनिफाई कर दिया, कैवोर ने। कब यूनिफाई कर दिया, 1859 में। लेकिन अभी पूरा इटली यूनाइटेड नहीं हुआ है। इटली का जो बचा हुआ पार्ट था साउथ का और सेंट्रल पार्ट, है ना, सेंट्रल को तो इंटीग्रेट करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन सदर्न पार्ट को इंटीग्रेट किया गिउसेप्पे गैरीबाल्डी ने। इनकी लीडरशिप में जो रेगुलर ट्रुप्स थे वो तो जा ही रहे थे साउथ इटली की तरफ, लेकिन बहुत सारे वॉलंटियर्स ने भी इनको ज्वाइन किया। 1860 में इन्होंने साउथ इटली पर अटैक किया, जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज था वहाँ इन्होंने अटैक किया। और वॉलंटियर्स हैं, रेगुलर ट्रुप्स हैं, इसके अलावा साउथ इटली में जो लोकल पीजेंट्स थे ना, उन्होंने भी स्पेनिश रूलर्स के अगेंस्ट किसका साथ दिया, गिउसेप्पे गैरीबाल्डी का। अब इसका रीज़न बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। रीज़न क्या था इसका, इस पर ध्यान देना ज़रा। 1861 में विक्टर एमानुएल सेकेंड जो थे, ही वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, क्योंकि साउथ इटली पर अटैक किया गैरीबाल्डी ने और उसको भी यूनाइट कर लिया 1861 में। लेकिन एक बहुत बड़ी, एक कह सकते हैं यार हंसने वाली बात भी हमको लगती है, लेकिन ये दुख की भी बात थी कि उस समय इटालियंस जो थे बहुत ज़्यादा इलिटरेट थे। इलिटरेसी की जो रेट थी ना बहुत ज़्यादा हाई थी, और इन लोगों को नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। नेशनलिज्म क्या होता है, नेशन क्या होता है, इनको कोई जानकारी नहीं थी। तो गिउसेप्पे गैरीबाल्डी जब साउथ इटली पर अटैक कर रहे थे और वहाँ के पीजेंट से वो बात कर रहे थे, तो वो इटालियन नेशन की बात करते थे, इटालिया की बात करते थे, है ना।
जर्मेनिया, इटालिया, ब्रिटानिया, ये नाम पड़े वहाँ के नेशंस के, उन्होंने नेशन को नाम देना स्टार्ट कर दिया था। तो वो इटालिया की बात कर रहे थे, यानी इटालियन नेशन की बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ के फार्मर्स को क्या लगा कि वो लतालिया की बात कर रहे हैं, जो विक्टर इमैनुअल सेकंड की वाइफ है। लेवल ऑफ इलिटरेसी आप देखो, हम बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, हम 1860s की बात कर रहे हैं। 1860s में यूरोप में इलिटरेसी का लेवल इतना हाई था कि लोगों को नेशन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। हमारे यहाँ तो भारत माता हमेशा से चला आ रहा है, बहुत लंबे समय से हम अपने देश को, अपनी मातृभूमि को माँ का दर्जा देते आए हैं, है ना। भले ही भारत माता नाम ना दिया हो, लेकिन मातृभूमि हमेशा से बोलते आए, अपने देश की मिट्टी की हमेशा से पूजा करते आए, है ना। लेकिन यहाँ देखो, इटालिया, एक इटालियन नेशन की बात कर रहे हैं ये, और लोग क्या समझ रहे हैं, लतालिया, है ना। तो ये लेवल ऑफ इलिटरेसी था। बट फाइनली हमें ये देखने को मिला, यदि आपको ये क्वेश्चन आता है कि इटली का यूनिफिकेशन कब हुआ, तो हमें याद क्या रखना है, 1861, ठीक है। जर्मनी का 1871, 10 साल बाद, ठीक। लेकिन अभी याद रखना, इसका सेंट्रल पार्ट रह गया, सेंट्रल में अभी भी कौन रूल कर रहा था, पोप रूल कर रहा था। इस मैप में भी आप देखें, ज़रा गौर से देखें, आप देखोगे कि 1861 तक अपन बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है ना, ये 1870 में इस पर रूल इस्टेब्लिश कर पाए। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में ज़रा चर्चा करते हैं। तो इसको हमको समझना पड़ेगा गियुसेप्पे गैरिबाल्डी की स्टोरी से, कि इनकी स्टोरी क्या है, ठीक है। गियुसेप्पे गैरिबाल्डी जो थे, इनका फ्रीडम फाइटर्स में शामिल होना, ये कब की बात हो गई, 1830s की, ठीक है। इन्होंने गियुसेप्पे मैज़िनी का ग्रुप ज्वाइन किया। मैज़िनी ने कौन सी संस्था बनाई थी, कौन सी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली। तो 1833 में इन्होंने यंग इटली ज्वाइन की, और 1834 की जो अपराइजिंग में बोल रहा था, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया पेडीमाउंट में, लेकिन ये अपराइजिंग फेल हो गई, ठीक है। इनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वाज गियुसेप्पे गैरिबाल्डी, या राइट इन शॉर्ट अबाउट गियुसेप्पे गैरिबाल्डी। तो हम क्या बता देंगे भाई, गैरिबाल्डी जो थे वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं इटली के, ठीक है। एक फैमिली का एक बैकग्राउंड बता देंगे कि हिज फैमिली वॉज एंगेज इन द कोस्टल ट्रेड, और ही हिमसेल्फ वॉज अ सेलर इन द मर्चेंट नेवी। ये चीज़ अपन इनके बारे में बता देंगे। 1833 में इन्होंने मैज़िनी को ज्वाइन किया, और 1834 में जो अपराइजिंग हुई पेडीमाउंट में, उसमें भी इन्होंने साथ निभाया। लेकिन ये जो अपराइजिंग थी, ये सप्रेस कर दी गई, एंड गैरिबाल्डी को कंट्री छोड़कर भागना पड़ा। ही हैड टू फ्ली द कंट्री। कहाँ भागे ये, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कब तक रहे, 1848 तक रहे, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं गियुसेप्पे गैरिबाल्डी की। अभी हम फिर से वापस सेंट्रल इटली की ओर आने वाले हैं, ठीक है। अभी तो क्योंकि नॉर्थ इटली यूनाइटेड हो गया और साउथ इटली यूनाइटेड हो गया, कैवोर ने 1859 में नॉर्थ इटली को यूनाइट कर लिया, और गैरिबाल्डी ने साउथ इटली को 1861 में। लेकिन सेंट्रल वाला पार्ट अभी रह गया है। तो गियुसेप्पे गैरिबाल्डी ने 1854 में क्या किया, विक्टर इमैनुअल सेकंड के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया, क्योंकि ये इटली को यूनिफाई करना चाहते थे, ठीक है। तो 1860 का तो हमने पढ़ लिया कि गैरिबाल्डी जो थे वो साउथ में एक्सपीडिशन लेके गए। थाउजेंड्स ऑफ मैन, आर्मी के जो रेगुलर आर्मी के थे, वो वॉलंटियर्स जो थे वो, है ना, वॉलंटियर्स कंटिन्यूसली ज्वाइन करते जा रहे थे। करीब 30,000 वॉलंटियर्स ने ज्वाइन कर लिया। ये जो वॉलंटियर्स इनको ज्वाइन कर रहे हैं, इनको कहा जाता था रेड शर्ट्स, है ना। इस पर भी क्वेश्चन आपको बन सकता है, हु वर कॉल्ड रेड शर्ट्स। तो वो लोग, वो वॉलंटियर्स जो गियुसेप्पे गैरिबाल्डी के साउथ एक्सपीडिशन को ज्वाइन कर रहे थे और साउथ इटली को यूनाइट करने में जिन्होंने हेल्प की, उन वॉलंटियर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता था, रेड शर्ट्स कहा जाता था, ठीक है। फिर इन्होंने, अभी सेंट्रल इटली छूट गया था। सेंट्रल इटली क्यों छूटा, इसका रीज़न क्या था, कैवोर ने फ्रांस की मदद से नॉर्थ इटली को यूनाइट किया था, ठीक है। तो अब फ्रांस जो है सेंट्रल इटली में जो पोप का रूल था उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, तो इसलिए उस पर उस समय अटैक नहीं कर सकते थे। लेकिन गैरिबाल्डी को ये चीज़ भाई हजम नहीं हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, 1867 में गैरिबाल्डी ने जो सेंट्रल इटली है उस पर अटैक किया, है ना, यानी कि पेपल स्टेट। तो पेपल स्टेट की खुद की आर्मी है और फ्रेंच आर्मी भी है, फ्रेंच गैरिसन जिनको हम कहेंगे, ये दोनों ने मिलकर गियुसेप्पे गैरिबाल्डी को हरा दिया। रेड शर्ट्स जो थे वो, उनका सामना
नहीं कर पाए, ठीक है। फ्रेंच ने और पेपल स्टेट के ट्रुप्स ने मिलकर हरा दिया, ठीक है। फाइनली सेंट्रल इटली कब यूनाइट हुआ? फाइनली यूनाइट हुआ 1870 में। क्यों हुआ? इसका भी रीज़न था। जब ऑटो वन बिस्मार्क ने फ्रांस पर अटैक किया ताकि फ्रांस के कब्जे में जो जर्मन टेरिटरी है उसको वो अपने जर्मनी में मर्ज कर सकें, तो ये जो फ्रेंच ट्रुप्स जो पेपल स्टेट में स्टेशन्ड थे, ये फ्रेंच ट्रुप्स वापस अपनी कंट्री चले गए क्योंकि उनको अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना था। और यहाँ पर इटली वालों को मौका मिल गया और उन्होंने पेपल स्टेट पर भी कब्जा कर लिया। ऐसे फाइनली इटली का यूनिफिकेशन हुआ। दोनों जगह हमने देखा कि किंग्स जो हैं या ऐसा कहें कंजर्वेटिव्स जो हैं वो नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, है ना। नेशन इन्होंने ही बनाया। इटली भी वॉर्स के थ्रू बनाया गया और जर्मनी भी वॉर्स के थ्रू बनाया गया और दोनों में फाइनली किसका रूल इस्टेब्लिश हुआ? किंग का। किंग प्रोक्लेम किए जा रहे। विक्टर मैनुअल सेकंड को किंग बनाया, काइसर विलियम फर्स्ट को किंग बनाया, है ना। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये कंटिन्यू होती चली जा रही है। बहुत सारी जगहों पर ऐसे ही नेशंस बिल्ड किए जा रहे थे। लेकिन एक कंट्री ऐसी थी यूरोप में जिसका केस इन सबसे बहुत अलग था। दैट कंट्री इज ब्रिटेन, है ना। ब्रिटेन में ऐसे वॉर्स के थ्रू इस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आई। वहाँ पर लोगों में नेशनलिज्म या नेशन बिल्डिंग का जो काम किया वो वहाँ की पार्लियामेंट ने किया। यहाँ पर क्या हो रही हैं? वॉर्स, रेवोल्यूशंस। लेकिन ब्रिटेन में क्या हो रहा है? ब्रिटेन में पार्लियामेंट नेशन बिल्डिंग का काम कर रही है। थोड़ा सा अलग केस है, देखते हैं ज़रा इसके बारे में। तो ब्रिटेन को हम कहते हैं मॉडल ऑफ नेशन, है ना। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो ग्रेट ब्रिटेन को क्या कहते हैं? मॉडल ऑफ नेशन। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है, यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है। मॉडल ऑफ नेशन किसको कहा जाता है? ग्रेट ब्रिटेन को। हालांकि ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बहुत सारे स्कॉलर्स बोल रहे हैं, ठीक है। और हमको उनकी बात फिलहाल तो माननी पड़ेगी क्योंकि हम क्लास 10th में यही लिख सकते हैं, इसके अलावा अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते, है ना। तो ब्रिटेन जो नेशन था ना, 19th सेंचुरी तक तो ब्रिटिश नेशन था ही नहीं एक्चुअल में देखा जाए। 19th सेंचुरी के पहले तक, 19th सेंचुरी में ब्रिटिश नेशन बना है। ब्रिटेन जो है ये छोटे छोटे से आइलैंड्स में और छोटे छोटे से एथनिक ग्रुप्स में डिवाइडेड था। 4 एथनिक ग्रुप्स थे मेनली इसमें, ठीक है। तो ब्रिटेन जो है ना, यहाँ पर कोई सडन अपहेवल नहीं हुआ, कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ। हालांकि ये सिर्फ कहने की बात है। 1688 में ब्रिटेन में रेवोल्यूशन हुआ था, या रेवोल्यूशन नहीं भी कहेंगे तो चलेगा, लेकिन चेंज आया था, इसीलिए हम उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। 1688 में ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट थी, इंग्लिश पार्लियामेंट, उसने राजा से पावर गेन कर ली थी थ्रू अ प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट। वो प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके का रेवोल्यूशन ही था, क्यों चेंज आ रहा है ना भाई, तो रेवोल्यूशन ही कहेंगे ना। मोनार्की के हाथ से पावर निकल कर पार्लियामेंट को मिल गई इंग्लैंड में, है ना। अभी इस समय कोई ब्रिटिश नेशन नहीं है। ब्रिटिश नेशन बहुत बाद में बना, 19th सेंचुरी में। इसके पहले तक क्या कंडीशन है? 18th सेंचुरी तक ये छोटे छोटे से एथनिक ग्रुप्स में डिवाइडेड था। कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स हैं भाई? इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश। ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं जो ब्रिटिश आइल्स में रह रहे हैं। अब ब्रिटिश आइल्स का मतलब क्या होता है? आइल्स मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। तो ये ब्रिटिश ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं यहाँ पर, ये कहलाते हैं ये सारे ब्रिटिश ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, है ना। अलग अलग आइलैंड्स हैं, इनका ये एक ग्रुप है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश ग्रुप ऑफ आइल्स में ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स रह रहे हैं, इनमें कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग नहीं है। हालांकि ये खुद अलग अलग नेशंस हैं। इंग्लिश नेशन अलग है, वेल्स अलग है, स्कॉटिश अलग है और आयरिश नेशन अलग है। ये कंबाइनली एक नेशन नहीं है। अब हम क्यों कह रहे हैं ये अलग अलग नेशंस हैं? इसीलिए क्योंकि भाई ये इनका खुद का एक कल्चर, जैसे इंग्लिश लोग हैं इनका खुद का एक कल्चर है, खुद के पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं, वैसे स्कॉटिश लोगों के हैं, आयरिश लोगों के हैं, वेल्स लोगों के हैं, सबका अपना अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशन और कल्चर है। और इसलिए हमने कहा कि ये कैसे हैं? ये नेशंस हैं, लेकिन ये एक साथ मिलकर नेशन नहीं है, ये अलग अलग नेशन है। जब इन सब में कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी तो ये एक ब्रिटिश नेशन बनेगा, ठीक है। तो अब हुआ क्या? धीरे धीरे ये जो इंग्लिश लोग हैं ना, ये वेल्दी हो गए। वेल्दी हो गए तो ये अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड कर पा रहे हैं बाकियों के ऊपर। इसी का एग्जाम्पल देखने को हमको मिलता है काय में, अपन को देखने मिलेगा स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड जो है वो ब्रिटेन का पार्ट बना 1707 में, ठीक है। लेकिन हालांकि ये जो
पावर के ट्रांसफ़र की जो शुरुआत है ये हो चुकी थी 1688 से। 1688 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पावर गेन कर ली मोनार्की से, सॉरी ब्रिटिश नहीं, इंग्लिश पार्लियामेंट, है ना। देखो जो गलती मैंने करी वही गलती बहुत से लोग करते हैं। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट जो है उसने एक प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू किससे पावर गेन कर ली? मोनार्की से पावर गेन कर ली 1688 में, ठीक है। मतलब कि यहां पर एक रिवॉल्यूशन जैसा हुआ, ठीक है, और पार्लियामेंट को पावर मिल गई। और यहां पर ये जो इंग्लिश पार्लियामेंट है यही है जो स्कॉटलैंड को इन्फ्लुएंस कर रही है, और स्कॉटलैंड इन्फ्लुएंस हो गया और एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ 1707 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में, और ये दोनों मर्ज हो गए और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। मतलब कि हम ये कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कब बना? 1707 में। याद कैसे रखेंगे? याद रखने का तरीका क्या होता है भाई? ये डेट्स को हम याद रखने के लिए ना कोई रेफरेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो आपको याद है 1707 में इंडिया में जो लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर थे औरंगजेब, उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से किसी चीज़ से रिलेट करके आप ये डेट्स याद करते हैं। तो एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ किस किस के बीच में? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, और इसका रिजल्ट क्या निकला? फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अब इससे स्कॉटलैंड के ऊपर क्या असर पड़ा? स्कॉटलैंड के ऊपर बहुत असर पड़ा भाई। अब ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनी है ना, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट हो गई। पहले इंग्लिश पार्लियामेंट थी जिसने 1688 में पावर गेन की थी, लेकिन अब उसमें स्कॉटलैंड मर्ज हो गया और अब ये क्या हो गई है? ब्रिटिश पार्लियामेंट हो गई है। और ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ये इसमें कौन डोमिनेट कर रहे हैं? इंग्लिश मेंबर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश मेंबर्स इसमें डोमिनेट कर रहे हैं। अब ये जब डोमिनेट कर रहे हैं तो स्कॉटलैंड के जो लोग हैं उनकी जो डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी थी, उनका डिस्टिंक्टिव कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, वो सिस्टमेटिकली सप्रेस किए जाने लगे, ठीक है। और यहाँ पर स्कॉटलैंड में जो कैथोलिक क्लैंस रह रहे थे स्कॉटिश हाईलैंड्स में, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? स्कॉटिश हाईलैंड में रहने वाले लोगों को, उनको रिप्रेस किया जा रहा है, उनको उनके होमलैंड से हटा दिया जा रहा है। जब भी वो इंडिपेंडेंस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, रेवोल्यूशंस कर रहे हैं, तो उनको सप्रेस कर दिया जा रहा है। ये स्कॉटिश लोगों की कंडीशन थी, ठीक है। स्कॉटलैंड में भी पर्टिकुलरली कैथोलिक्स की ऐसी कंडीशन थी। बहुत सारे स्कॉटिश लोग थे जो अब अपनी नेशनल ड्रेस नहीं पहन पा रहे हैं, उनकी जो लैंग्वेज थी गैलिक लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, और उनको उनके घरों से निकाल दिया जा रहा है। ये सारी कंडीशंस फेस करनी पड़ रही हैं किन लोगों को? स्कॉटिश लोगों को, ठीक है। तो ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन में ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है लोगों में कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग लाने में। ऐसा ही आयरलैंड के साथ भी हुआ। आयरलैंड हम जानते हैं यहाँ पर कैथोलिक्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे, लेकिन हुआ क्या? ब्रिटेन में अब इंग्लैंड जो है ना वो बहुत पावरफुल है और इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स रह रहे हैं। तो इंग्लैंड के जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उन्होंने आयरलैंड में रहने वाले प्रोटेस्टेंट्स की मदद करी, और उसके कारण आयरलैंड में रहने वाले प्रोटेस्टेंट्स भले ही माइनॉरिटी में थे वो डोमिनेट करने लगे, और कैथोलिक्स जो हैं उनको ऑप्रेस किया जाने लगा। पावर किसको मिल गई है? प्रोटेस्टेंट्स को मिल गई है आयरलैंड में, ठीक है। अब ये जो प्रोटेस्टेंट्स हैं ये रूल कर रहे हैं, इनके अगेंस्ट कैथोलिक्स जो हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं, ब्रिटिश डोमिनियन के अगेंस्ट ये रिवोल्ट कर रहे हैं, और कई बार इन्होंने रिवोल्ट करने की कोशिश की लेकिन ये सारे रिवोल्ट्स फेल हो गए। ऐसा ही एक रिवोल्ट हम देखते हैं वुल्फ टोन ने किया था। उनकी एक पार्टी थी यूनाइटेड आयरिशमैन जो 1798 में बनी थी, ठीक है। ये जो रिवोल्ट हुआ इस रिवोल्ट को भी सप्रेस कर दिया गया, और फाइनली क्या हुआ? आयरलैंड वॉज मर्ज्ड विथ यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कब? 1801 में। इस तरीके से हमको याद रखनी है, कुछ डेट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट दी हुई हैं। जैसे कि एक डेट दी हुई है 1688 जब इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर गेन कर ली। दूसरी डेट याद रखनी है 1707 जब एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ और ब्रिटिश पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हुआ स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मर्ज करके। तीसरी डेट हमको याद रखनी है 1801 जब आयरलैंड भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में मर्ज कर लिया गया, ठीक है। अब ये सब देखा हमने कि भाई आयरिश लोगों की भी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी गई है, स्कॉटिश लोगों की भी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी गई है। कौन डोमिनेट कर रहा है? इंग्लिश डोमिनेट कर रहे हैं। अब इन लोगों में कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग भी लानी है, तो कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग कैसे ला रहे हैं ये, अब ज़रा उसके बारे में बात करते हैं भाई, है ना। ये जो इंग्लिश कल्चर डोमिनेट कर रहा है इसमें इन्होंने क्या किया कि अब सिम्बल्स का, सॉन्ग्स का, इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, ठीक है, नेशनल एंथम,
गॉड सेव अवर नोबल किंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, देखो बाकी सबसे अलग है ना ये केस, जर्मनी और इटली में क्या हुआ, वहां पर वॉर्स हुई और उन वॉर्स के थ्रू लोगों में कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आई, लेकिन यहां पर तो कौन कर रहा है, पार्लियामेंट कर रही है। कैसे कर रही है, ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके लोगों में कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग ला रहे हैं और एक नेशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेशंस तो बनने लगे, सारे नेशंस कब बन रहे हैं, 19वीं सेंचुरी में ही बन रहा है। जैसे कि हमने अभी देखा कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर गेन कर ली थी 1688 में, लेकिन ब्रिटिश नेशन कब बना, 19वीं सेंचुरी में फाइनली। तो ये हमको दिख रहा है कि मैक्सिमम नेशंस 19वीं सेंचुरी में मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, क्या समस्या है कि भाई एक व्यक्ति जो है वो किसी राजा से तो अपने आप को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन एक नेशन से वो अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करे, ये बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या का समाधान निकाला वहाँ के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने नेशन को भी एक पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।